हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर दें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स who have already joined, please confirm quickly your audio video is accessible, it is okay। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली ताकि हम इस सेशन को शुरू कर सकें, इस डिस्कशन को शुरू कर सकें। सो जैसा आप इसका टाइटल देख रहे हैं, हम लॉन्ग क्वेश्चंस पीपीबी पेपर के डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन लॉन्ग क्वेश्चन में ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। लेटर ऑफ क्रेडिट्स आर यूज्ड टू ट्रेड ट्रांजैक्शन वेयर डिफरेंट पार्टीज आर इन्वॉल्व। जो लेटर ऑफ क्रेडिट हैं वो हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, जहां डिफरेंट पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है। Seller or exporter who sell goods and receive payment. Banks which send LC to seller after authentication. Banks which open letter of credit on behalf of the buyer. Bank which makes payment against document under letter of credit. Buyer or importers who purchase goods or make payments. तो ये अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। तो हमारा काम क्या है? हमने आइडेंटिफाई करके पार्टीज को उनका एक करेक्ट ऑर्डर प्रॉपर सीक्वेंस में बना के देना है। सो व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ पार्टीज अकॉर्डिंग टू अबव सीक्वेंस? तो यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज का एक सीक्वेंस बना है, तो वो सीक्वेंस हमने करेक्ट ऑर्डर में प्रोवाइड करना है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। बेनिफिशियरी, एडवाइजिंग बैंक, नॉमिनेटेड बैंक, इशूइंग बैंक एंड एप्लीकेंट। बेनिफिशियरी, नॉमिनेटेड बैंक, इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक एंड एप्लीकेंट। बेनिफिशियरी, एडवाइजिंग बैंक, इशूइंग बैंक, नॉमिनेटेड बैंक या एप्लीकेंट। तो देखिए इनमें करेक्ट ऑर्डर कौन सा बनता है। तो यहाँ ना देख करके इसके आंसर यहाँ पे लिखिए, क्योंकि आंसर मैंने डिस्प्ले कर दिया था, उसका बेनिफिट हम नहीं लेंगे। तो इनके सामने लिखिए उन टर्म्स को, बगैर इस पार्ट को देखे। तो ट्राई टू राइट हियर। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सेलर और एक्सपोर्टर हु सेल्स गुड्स टू रिसीव द पेमेंट। तो इस पार्टी को हम कहते हैं बेनिफिशियरी। तो दिस इज नोन एज बेनिफिशियरी। बैंक विच सेंड्स एलसी टू सेलर आफ्टर ऑथेंटिकेशन। सो सेलर यानी एक्सपोर्टर यानी बेनिफिशियरी को एलसी जिस बैंक के द्वारा भेजा जाता है तो इसको हम कहते हैं एडवाइजिंग बैंक। बैंक विच ओपन्स एलसी ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, तो इसको हम कहते हैं ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक। बैंक विच मेक्स पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट अंडर एलसी, इसको हम कहते हैं नेगोशिएटिंग बैंक या नॉमिनेटेड बैंक। बायर और इंपोर्टर हु परचेजेस गुड्स एंड मेक्स पेमेंट, इसको हम कहते हैं एप्लीकेंट। तो दिस मीन हमारा ये आंसर करेक्ट बनता है। बेनिफिशियरी नंबर 1, एडवाइजिंग बैंक नंबर 2, इशूइंग बैंक नंबर 3, नॉमिनेटेड बैंक नंबर 4 एंड एप्लीकेंट नंबर 5। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीबीएस बेनिफिट? जो आपका सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन का सॉफ्टवेयर है, जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या है? तो ये आंसर हमें प्रोवाइड करना है। शॉर्टर क्लियरिंग साइकिल पहला बेनिफिट, बेटर वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन प्रोसेस दूसरा बेनिफिट, एलिमिनेशन ऑफ फ्रॉड्स तीसरा बेनिफिट, नो जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस चौथा बेनिफिट, बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी पांचवा बेनिफिट, रिडक्शन इन ऑपरेशनल रिस्क सिक्स्थ बेनिफिट। हमने बताना है इनमें से एक्चुअल बेनिफिट कौन कौन से हैं। ये तो केवल स्टेटमेंट आपको दी गई हैं आपको,
हमने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं इनके अंदर। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, A to F all correct, A B C D E only correct, A B D E F only correct, B to E all correct। तो इनमें से आपने पिकअप करना है हमारा आंसर कौन सा बनता है क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड कर लें और फिर बताएं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है इनमें से। सभी स्टेटमेंट में देखिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लगती हैं आपको। रीड ऑल स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली एंड देन उसका आंसर प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 38, शॉर्टर क्लियरिंग साइकिल, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, सो दिस इज करेक्ट। बेटर वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन प्रोसेस, तो ये भी इसका डेफिनेटली बेनिफिट है। एलिमिनेशन ऑफ फ्रॉड्स, ये फ्रॉड को तो एलिमिनेट नहीं करता है, सो एलिमिनेशन मीन्स पूरी तरह से खत्म कर देना, सो दिस इज नॉट करेक्ट। नो जियोग्राफिकल एंड रिस्ट्रिक्शंस, इसमें जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी एक अकाउंट में हम किसी दूसरी जगह से भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये भी करेक्ट है। रिडक्शन इन ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं होता लेकिन रिड्यूस होता है, तो ये भी CBS का बेनिफिट है। तो अगर हम ABDEF इसको देखें तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट बना? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। यस, इट इज करेक्ट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कुड बी डिफरेंट विद डिफरेंट फीचर्स, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की जाती हैं बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, उनके अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं, जैसे प्रोटेक्शन फॉर एंटायर लाइफ टाइम, protection from risk because of death plus assured payment on maturity, holder does not get share in surplus to insurer, protection for limited number of years, certain percentage is returned periodically as survival benefit। तो ये अलग अलग फीचर्स हैं अलग अलग पॉलिसीज के, हमने बताने इनमें से करेक्ट कौन सा है, विच ऑफ दिस इज करेक्ट। तो ये हमारा एक नाम है इनके, हमने इनमें से पिकअप करना है करेक्ट नेम कौन सा है। जैसे प्रोटेक्शन फॉर एंटायर लाइफ टाइम, इनमें से कौन सी पॉलिसी देती है? प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क ड्यू टू हेल्थ डेथ प्लस एश्योर्ड पेमेंट, इनमें से कौन सी पॉलिसी देती है? तो हमने आइडेंटिफाई करनी है वो पॉलिसीज को। तो ये हमारे 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो देखिए कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। तो देखिए सभी को केयरफुली रीड करें। सो ये 5 पॉलिसीज हैं, 5 टाइप ऑफ पॉलिसीज, तो उनका ये एक्सप्लेनेशन है। तो हमने आइडेंटिफाई करना, लिंक करना है उनका वो एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटायर लाइफ, प्रोटेक्शन फॉर एंटायर लाइफ, सो इसमें एंटायर लाइफ का प्रोटेक्शन है, तो इसको हम कहते हैं होल लाइफ। सो दिस इज कॉल्ड होल लाइफ। प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क बिकॉज ऑफ डेथ प्लस अश्योर्ड पेमेंट ऑन मेच्योरिटी, इन पॉलिसीज को हम कहते हैं एंडोमेंट पॉलिसीज। होल्डर डज नॉट गेट शेयर इन सरप्लस और इंश्योरेंस, इसको हम कहते हैं विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी। प्रोटेक्शन फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स, इनको हम कहते हैं टर्म पॉलिसी। सर्टन परसेंटेज इज रिटर्न पीरियडिकली एज सर्वाइवल बेनिफिट, तो ये फीचर है मनी बैक पॉलिसी का। तो अगर हम इस ऑर्डर को देखते हैं तो आंसर हमारा नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। तो आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, दिस इज आवर आंसर।
तो चलिए आंसर को चेक कर लेते हैं। यस, दिस इज द आंसर। Bank and customers have different transactions which are according to different law and their name is also different. बैंक और कस्टमर जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो डिफरेंट टाइप की ट्रांजेक्शन्स हैं और वो डिफरेंट लॉ के अंतर्गत ट्रांजेक्शन्स बनती हैं। उनके नाम भी डिफरेंट हैं, जैसे पेई ऑफ डिमांड ड्राफ्ट बैंक ट्रस्टी होगा, पेई बेनिफिशियरी होगा। सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स में बैंक बेलर होगा, कस्टमर बेली होगा। गोल्ड लोन में बैंक प्लेजर होगा, बोरर पॉनी होगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में बैंक एजेंट होगा, कस्टमर प्रिंसिपल होगा। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट में बैंक डेटर होगा, कस्टमर क्रेडिटर होगा। इनमें से हमने बताना है कौन से मैच करते हैं, यानी ये जो ट्रांजैक्शन है और ये जो रिलेशनशिप है, इस पार्ट के अंदर दो पार्ट्स बने हुए हैं। तो ये पार्ट उसका ट्रांजैक्शन पार्ट है और ये रिलेशनशिप बताई गई है। तो इनमें कौन कौन से मैच करते हैं ये आंसर हमें प्रोवाइड करना है। हमारे ऑप्शंस हैं ए एंड डी मैच करते हैं, ए बी सी डी मैच करते हैं, ए सी डी ई मैच करते हैं या ए बी ई मैच करते हैं। तो देखिए कौन से मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सो चेक करें हर एक रिलेशनशिप को और फिर बताएं कौन सी मैच करती है। Yes, which one does match? पेई ऑफ डिमांड ड्राफ्ट बैंक ट्रस्टी है, पेई बेनिफिशियरी है, ये तो मैच करती है। सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स बैंक बेलर है, कस्टमर बेली है। नो, ये तो मैच नहीं करती क्योंकि इसमें बैंक होता है बेली और कस्टमर होता है बेलर। ये अपोजिट लिखा है इसलिए ये रॉन्ग है। गोल्ड लोन में बैंक होगा प्लेजर, बोरर होगा पॉनी मींस प्लेजी, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। गोल्ड लोन में बैंक पॉनी है और बोरर जो है वो पॉनर है यानी प्लेजर है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में बैंक एजेंट है और कस्टमर प्रिंसिपल है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। करंट अकाउंट में अगर ओवरड्राफ्ट है, बैंक डेटर है और कस्टमर क्रेडिटर है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसमें बैंक क्रेडिटर होता है, लोन है ये, और कस्टमर डेटर होता है। दिस मीन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ए एंड डी ये स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो दिस मीन आंसर दिस वन इज करेक्ट। तो ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर बनता है। तो चलिए टेस्ट भी कर लेते हैं। Yes, this is a correct one. Demand drafts have following features. So demand draft एक remittance का इंस्ट्रूमेंट है, इसके कुछ फीचर्स हैं। सो क्या क्या फीचर्स हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। In cash, these can be issued up to ₹20,000. In cash, these can be paid up to 50,000. Writing of name of purchaser is optional. Demand draft above 10,000 can be issued as crossed only. Demand draft can be issued payable to order only. तो ये 5 फीचर्स दिए गए हैं डिमांड ड्राफ्ट के और हमने बताना है इनमें कौन से फीचर्स करेक्ट फीचर्स हैं। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। ए एंड डी केवल ये करेक्ट हैं, ए एंड बी केवल ये करेक्ट है, केवल डी करेक्ट है या केवल ई करेक्ट है। तो सभी ऑप्शंस को केयरफुली देखिए और फिर डिसाइड करिए। सभी ऑप्शन को रीड करिए और इवेलुएट करिए और फिर डिसाइड करिए हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 41। डिमांड ड्राफ्ट के कौन कौन से फीचर्स हैं। इन कैश दीज कैन बी इशूड अप टू ₹20,000। तो कैश में अगर इशू करना है तो 20,000 तक का इशू हो सकता है। नो, कैश में अगर इशू करना है तो ये
50,000 तक हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सो इशू करना तो 50,000 तक। इन कैश दिस कैन बी पेड अप टू 50,000, नो, ये गलत हो गया, क्योंकि हमने 20,000 और उससे ऊपर वाले जितने भी डीडी हैं तो उनको क्रॉस करना है अकाउंट पे ही, तो इसीलिए उसका कैश पेमेंट पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो अगर ये 20,000 तक होता तो सही होता, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। राइटिंग नेम ऑफ द परचेजर इज ऑप्शनल, ये भी रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है, हमें लिखना ही होगा। डिमांड ड्राफ्ट अब 10,000 कैन बी इशूड एज क्रॉस्ड ओनली, नो, ये लिमिट भी 20,000 की है, तो 20,000 अमाउंट वाले डीडी को हम क्रॉस्ड अकाउंट पे ही करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। डीडी कैन बी इशूड पेबल टू ऑर्डर ओनली, ये स्टेटमेंट हमें बड़ी मुश्किल से मिला जो करेक्ट स्टेटमेंट है, और अगर हम इसको देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर बन जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर 4। आरटीजीएस प्रोवाइड्स रेमिटेंस एंड सेटलमेंट, इसके दूसरे फीचर्स क्या क्या हैं? सो जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है वो रेमिटेंस और सेटलमेंट का माध्यम है। इसके और फीचर्स क्या क्या हैं? मिनिमम अमाउंट इज रुपीज, सेटलमेंट इज ऑन ग्रॉस और नेट बेसिस, सेटलमेंट पीरियड इज हाउ मेनी आवर्स, एट डेस्टिनेशन अकाउंट बेनिफिशियरी अकाउंट टू बी क्रेडिटेड विद इन हाउ मच टाइम, कट ऑफ पीरियड इज हाउ मेनी आवर्स। तो ये 5 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमने आंसर प्रोवाइड करना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड वर्चुअली हमने प्रोवाइड करने हैं इनके अंदर। तो देखिए क्या क्या आंसर्स हमारे बनते हैं, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो करेक्ट ऑप्शन है। सो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। रीड ऑल स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। इसके सामने लिखते चलें, दैट वुड बी बेटर, हम क्विकली उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो मिनिमम अमाउंट आरटीजीएस के अंदर इट इज ₹2 लाख, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन गया 2 लाख। लेकिन यहाँ 2 लाख तो सभी के लिए है, इसका मतलब हमें आगे चलना पड़ेगा। सेटलमेंट इज ऑन ग्रॉस बेसिस या नेट बेसिस? सो सेटलमेंट इसमें होती है ग्रॉस बेसिस के ऊपर, एनईएफटी में नेट बेसिस के ऊपर है। सेटलमेंट पीरियड ये रहता है 2 आवर्स का। डेस्टिनेशन अकाउंट बेनिफिशियरी का जो क्रेडिट किया जाएगा वो 30 मिनट्स में क्रेडिट किया जाएगा वंस अमाउंट इज रिसीव्ड। कट ऑफ पीरियड जो है इसके अंदर कितना रहता है? सो कट ऑफ पीरियड रहता है 23.50 आवर्स का। तो चलिए इसकी लाइट में हमारा आंसर कौन सा करेक्ट बना? हमारा आंसर करेक्ट बनता है नंबर 3। तो 2 लाख ग्रॉस 2 आवर्स 30 मिनट्स एंड 23.50 आवर्स 50, सॉरी यहाँ पे 2350 आवर्स है ये। तो हमारा आंसर बना नंबर 3 करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बिजनेस फैसिलिटेटर्स कैन बी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर हम बिजनेस फैसिलिटेटर्स को और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रिलेट करता है बिजनेस फैसिलिटेटर्स को। तो इसमें कौन कौन हो सकते हैं? एनजीओज हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पोस्ट ऑफिस हो सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हो सकते हैं, विलेज नॉलेज सेंटर्स हो सकते हैं, पंचायत हो सकती है। हमने बताना है इनमें कौन कौन से करेक्टली स्टेटेड हैं, यानी बिजनेस फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर इनमें कौन कौन एलिजिबल हैं। ए डी ई ओनली, ए बी सी ओनली, ए एंड डी ओनली, या ए टू ई सभी एलिजिबल हैं। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बनता है क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सो हु इज एलिजिबल? क्वेश्चन नंबर 43।
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये एलिजिबल हैं, ये फाइनेंशियल बिजनेस फैसिलिटेटर्स बन सकते हैं। पोस्ट ऑफिसेस ये भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंट इनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। विलेज नॉलेज सेंटर्स इनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। सो विलेज पंचायत्स इनको भी अपॉइंट किया जा सकता है, यानी ये सारे के सारे ही एलिजिबल हैं। सो दिस मीन आवर आंसर विल बी नंबर 4, A to E ऑल। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें, दिस इज इंपॉर्टेंट। मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले सालों में पूछे गए पेपर्स के जो कलेक्टेड क्वेश्चन है, मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस, उनका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। उनके इंपॉर्टेंस को हम 3 तरह से देखते हैं। नंबर 1, अगर हमारे पास ये क्वेश्चंस अवेलेबल हों तो हमें पता चल जाता है कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे वो क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से चैप्टर्स में, कौन कौन से मॉड्यूल्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर ये पैटर्न हमें पता चल जाए तो फिर हमें दूसरा एडवांटेज मिल जाता है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि जब हम रिवाइज करेंगे तो हम उस पैटर्न को फॉलो कर लेंगे, हम फोकस कर लेंगे उस पैटर्न को, यानी जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हम उनका रिवीजन और अच्छे से करेंगे। और तीसरा बेनिफिट, इनमें से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होके आ जाते हैं। अगर हमारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो करके आए तो क्विकली हम उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और अपने स्कोर को फटाफट इम्प्रूव कर लेंगे। और ये क्वेश्चन कब मिलते हैं? 7 to 10 डेज बिफोर डेट ऑफ एग्जाम। कहाँ पे मिलते हैं? हमारी वेबसाइट या हमारी ऐप के अंदर ये आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अगर इनके इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो मुझे लगता है हमें इनको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हेन अकाउंट इज ऑपरेटेड थ्रू बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, तो उसके फीचर्स क्या क्या हैं? जब अकाउंट को बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है तो उनके फीचर्स क्या क्या हैं? ओपन्ड बाय इंडिविजुअल, ये अकाउंट इंडिविजुअल के द्वारा ओपन होने चाहिए। इट कैन बी ज्वाइंट और सिंगल नेम अकाउंट। इनिशियल डिपॉजिट एंड मिनिमम बैलेंस ये दोनों ही निल हो सकते हैं। KYC नॉर्म्स जो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल हैं वो फॉलो करने हैं। लिंक ब्रांच शैल बी क्लोजेस्ट ब्रांच ऑफ द बैंक, तो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के लिए जो लिंक ब्रांच है वो जो सबसे क्लोज है उनसे, तो उस ब्रांच को लिंक ब्रांच बनाया जाएगा। इनमें से हमने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। ये हमारे ऑप्शंस हैं AD&E ओनली, ABC ओनली, ACDE ओनली या A to E, ये सारे के सारे ही करेक्ट हैं। तो देखिए सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें और एग्जामिन करें कौन कौन सी करेक्ट है। सो रीड ऑल ऑप्शंस और देखिए कौन कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑप्शंस आर करेक्ट। सो चलिए देखते हैं इन ऑप्शंस को। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स के थ्रू जो अकाउंट ऑपरेट किए जाएंगे वो अकाउंट किस प्रकार के होंगे? सो फर्स्ट, सो दीज अकाउंट्स विल बी ओपन्ड बाय इंडिविजुअल्स, यानी इनको अकाउंट्स को केवल इंडिविजुअल्स ओपन कर सकेंगे। नंबर 2, इट कैन बी ज्वाइंट और सिंगल नेम अकाउंट। नो, इट कैन बी ओनली सिंगल नेम अकाउंट। इनिशियल डिपॉजिट या मिनिमम बैलेंस निल हो सकता है। सो दिस इज अ करेक्ट वन। KYC के नॉर्म्स वही होंगे जो हम BSBDA के अंदर ओपन करते हैं, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। लिंक ब्रांच नियरेस्ट ब्रांच होगी, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ACDE ये करेक्ट है, सो दिस मीन दिस आंसर इज अ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। मोबाइल बैंकिंग अलाउज फॉलोइंग सर्विसेज, जो बैंक्स मोबाइल बैंकिंग परमिट करते हैं उनमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं? टैक्स पेमेंट की सर्विस हैं, परचेज ऑफ लाइफ पॉलिसी, ट्रेन टिकट बुकिंग, यूटिलिटी बिल्स पेमेंट्स
हिस्ट्री ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। तो ये हमारी स्टेटमेंट है कि ये फॉलोइंग फीचर्स अवेलेबल हैं। हमने बताना इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। ए बी डी ई ओनली, ए बी सी ई ओनली, ए सी डी ई ओनली या ए बी सी डी ओनली। तो ये हमें ऑप्शन में चूज करना है कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट बनती है। सो सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें और आंसर को प्रोवाइड करें। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं या सभी नहीं है तो कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी सर्विस इसमें एलिजिबल हैं। टैक्स पे किए जाते हैं, यस, टैक्स का पेमेंट पॉसिबल है। लाइफ पॉलिसी परचेज की जा सकती है, ये भी पॉसिबल है। ट्रेन टिकट बुक किए जा सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। यूटिलिटी बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन का बिल है, इनका पेमेंट ये भी किया जा सकता है। हिस्ट्री ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ये पॉसिबल नहीं है। सो लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री परमिटेड है, तो ये हमारा इसमें गलत हो रहा है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा आंसर बनता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। यस, इट इज करेक्ट। पॉपुलर सोशल मीडिया मार्केटिंग नेटवर्क्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जो पॉपुलर सोशल मीडिया मार्केटिंग नेटवर्क हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं। लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ट्विटर, जीमेल। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्टली बताए गए हैं। सो विच ऑफ दीज हैव बीन करेक्टली स्टेटेड। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। ए टू ई ऑल, ए सी डी ई, ए बी सी ई या ए टू डी ओनली। तो देखिए कौन सा हमारा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी ऑप्शंस को रीड करिए। क्वेश्चन के सीरियल नंबर को मत देखें, बेशक आगे पीछे हो सकता है सीरियल नंबर। तो कंटेंट को देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट बनता है। पॉपुलर सोशल मीडिया मार्केटिंग नेटवर्क जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनमें ये वाले इंक्लूडेड हैं। हमने बताना है इनमें से वो कौन से इंक्लूडेड हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग नेटवर्क का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हर एक ऑप्शन को केयरफुली टिक कर ले। सो विच वन आर करेक्ट, कौन कौन से हमारे करेक्ट बनते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से करेक्ट बनते हैं। सो लिंक्ड इन ये तो करेक्ट है, ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। पिंटरेस्ट तो ये भी सोशल मीडिया मार्केटिंग नेटवर्क का काम कर सकता है। यूट्यूब, यस दिस कैन ऑल्सो। ट्विटर, यस दिस कैन ऑल्सो। जीमेल, नो इट कैन नॉट बी, क्योंकि इसमें केवल मेल की फैसिलिटी है, तो इसलिए ये काम सोशल मीडिया मार्केटिंग नेटवर्क के लिए नहीं करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेटवर्क की, और ये हमारा ईमेल सिस्टम है। तो हमारा आंसर इसमें करेक्ट कौन सा बना, ए बी सी डी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बना। तो चलिए चेक कर लेते हैं वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। यस दिस इज अ करेक्ट। वेल फ्रेंड्स, सेशन को वाइंड अप करने से पहले आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं। आज का सेशन अगर यूज़फुल नहीं लगा तो आप डिसलाइक ज़रूर करें, और अगर आपको यूज़फुल लगा तो मेरा रिक्वेस्ट है इसको लाइक ज़रूर करें, और इसके लिंक को कॉपी करके अगर आप शेयर कर देते हैं अपने किसी भी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इसका बेनिफिट और कई सारे स्टूडेंट्स ले सकेंगे। तो प्लीज़ इसके लिंक को कॉपी करें और शेयर कर दें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे कई नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे होंगे, तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।